आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं विजय यादव आप लोगों के लिए कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो जिसमें प्रथम अध्याय धातु कर्म के बारे में बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें यह समझना रहता है कि धातु कर्म क्या होता है, या फिर उससे भी पहले हमें कुछ चीजें जाननी रहती हैं, जैसे उसमें खनिज, अयस्क, अयस्क, आधात्री, मिनरल्स, ऑर्स एंड गैंग। सबसे पहले हमें धातु कर्म को जानने से पहले या फिर उसकी परिभाषाओं को समझने से पहले हमें ये तीन चीजें उसमें जानना नितांत आवश्यक होती हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए खनिज। खनिज किसे कहते हैं? तो आज तक की परिभाषाएं यही रही होंगी कि ऐसी चीजें जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं, या फिर ऐसे पदार्थ जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। परंतु आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी जो परिभाषा है, प्रकृति में कोई भी तत्व जिस रूप में पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनिएगा कि प्रकृति में कोई भी तत्व अथवा पदार्थ जिस रूप में पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं। फिर इसके बाद आपके आते हैं अयस्क। अयस्क की बताया जाता है कि ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण कम लागत में, आसानी से एवं सरलतम विधियों से संपन्न हो जाता है, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। क्योंकि आपको एक चीज ये भी बता दें कि सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ खनिज ऐसे भी होंगे जिनसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी भी स्थिति उत्पन्न होती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे खनिज, उनसे जो भी धातुएं निकलती हैं, आप बहुत ज्यादा दुनिया भर की विधियां अपनाएंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कम से कम मात्रा में आपको शुद्ध धातु प्राप्त होगी, तो वो अयस्क जो है, ठीक है, सॉरी, वो खनिज जो है अयस्क नहीं कहलाएगा। लेकिन एक चीज और भी जानेगा कि अधात्री क्या होती है। अधात्री की परिभाषा ऐसे खनिज अथवा ऐसे अयस्क जिसमें मिले हुए कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, ये सब जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उनको अधात्री कहा जाता है, गैंग कहा जाता है अथवा मैट्रिक्स कहा जाता है। खनिज अथवा अयस्क में पाए जाने वाले कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, ये सब जैसी अशुद्धियां जो होती हैं उन्हीं को अधात्री कहा जाता है। अब बात आती है धातु कर्म की कि धातु कर्म क्या होता है। तो धातु कर्म की जो परिभाषा है, बताया जाता है कि खनिज से धातुओं को निकालकर उसे शुद्धतम रूप में प्राप्त करने की क्रिया धातु कर्म कहलाती है। खनिज अथवा अयस्क से धातुओं को निकालकर उसे शुद्धतम रूप में प्राप्त करने की क्रिया धातु कर्म अर्थात मेटलर्जी कहलाती है। अब धातु कर्म की कितनी विधियां होती हैं उसको समझने के लिए आप देखिए, मेथड ऑफ मेटलर्जी, जिसमें आप देखेंगे धातु कर्म की निम्नलिखित 3 विधियां होती हैं। पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण, और तीसरा है धातु का शोधन। ये देखिए आपके सामने धातु कर्म की विधियां हैं, जिसमें प्रथम विधि है अयस्क का सांद्रण, द्वितीय विधि है धातु का निष्कर्षण, और तृतीय विधि है धातु का शोधन। तो सबसे पहले अयस्क का सांद्रण क्या होता है? तो बताया जाता है कि अयस्क से
अधात्री को अलग करने की क्रिया, अर्थात अयस्क से कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी इत्यादि जैसी अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया जो होती है वो अयस्क का सांद्रण कहलाती है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स कहलाती है। फिर इसके बाद हमको और जानना है कि अयस्क के सांद्रण की भी कई विधियां होती हैं, जिसमें कक्षा 8 में आप लोग पढ़े हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा जो है फेन प्लवन विधि। इंग्लिश में गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटेशन सेग्रेशन मेथड, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि जिसको मैग्निफिकेशन सेग्रेशन मेथड, और तीसरा है झाग प्लवन अथवा फेन प्लवन विधि, तो उसको फ्राट फ्लोटेशन मेथड कहते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि अयस्क के सांद्रण की कितनी विधियां हैं, जिसमें अयस्क के सांद्रण के अंतर्गत 3 विधियां अपनाई जाती हैं, जिसमें गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण और फिर इसके उपरांत जो है फेन प्लवन। तो सबसे पहले हमें जानना है कि धातु कर्म की विधियों के अंतर्गत 3 चीजें आई थी, जिसमें अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण और निष्कर्षित धातु का शोधन। अब अयस्क के सांद्रण की जो परिभाषा थी वो ये थी कि अयस्क से अधात्री को अलग करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है, और अयस्क से अधात्री निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा अलग होती है, जिसमें गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन प्लवन विधि होती है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होती है उसके बारे में आप लोगों को जानना है। बताया जाता है कि जब किसी अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां जो होती हैं अयस्क से हल्की होती हैं, तब अयस्क के सांद्रण के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां अयस्क से हल्की होती हैं, तब अयस्क का सांद्रण करने के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कक्षा 8 में आप लोगों को बताया गया होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक लकड़ी का फापर ले लेते हैं, उसके बीच बीच में अवरोधक लगा देते हैं, फिर उसके बाद बारीक पिसा हुआ अयस्क एक टीप की सहायता से किसी हॉपर में गिराते हैं और फिर उसके बाद यहां से जल की तेज धारा गिराते हैं। ये अयस्क है और ये जो है जल की धारा है, और ये हॉपर है, ये अवरोधक है, और फिर उसके बाद ये टैंक है। अगर आप यहां से समझेंगे, सबसे पहले एक लकड़ी का हॉपर ले लेते हैं जिसके बीच बीच में अवरोधक लगा देते हैं, फिर उसको 30 अंश के कोण पर व्यवस्थित कर देते हैं। तत्पश्चात कीप की सहायता से बारीक पिसा हुआ अयस्क जिसका हमको सांद्रण करना रहता है उसको इसी हॉपर में जल की तेज धारा के साथ गिराते हैं, और क्या होता है, अयस्क भारी होने के कारण हॉपर में लगे हुए अवरोधकों के बीच में रुक जाता है, अशुद्धियां हल्की होने के कारण जल की तेज धारा के साथ बहकर अलग हो जाती हैं। एक बार फिर से सुनिएगा कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है। तो बताया जाता है कि जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां अयस्क से हल्की होती हैं, तो अयस्क का सांद्रण करने के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक अवरोधक लगा हुआ लकड़ी का हॉपर लिया जाता है। तत्पश्चात उसको 30 अंश के कोण पर व्यवस्थित करने के उपरांत अयस्क को बारीक पीसकर कीप की सहायता के साथ हॉपर में जल की तेज धारा के साथ प्रवाहित करते हैं। अयस्क भारी होने के कारण हॉपर में लगे अवरोधकों के बीच में रुक जाता है, अशुद्धियां हल्की होने के कारण जल की तेज धारा के साथ बहकर अलग हो जाती हैं। इस प्रकार सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। अब अयस्क के सांद्रण की दूसरी विधि है जिसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्निफिकेशन सेग्रेशन मेथड, जिसमें आप लोगों को समझना ये रहता है, उसमें भी आपको एक फिगर के ही माध्यम से समझाया गया होगा। और सबसे पहले जानना है कि इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है। तो बताया गया है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग तब किया जाता है
जब अयस्क अथवा अशुद्धियों में से दोनों में से किसी एक के पास चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। सुनिएगा कि अयस्क के सांद्रण की चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क अथवा अशुद्धियां दोनों में से किसी एक के पास चुंबकत्व का गुण हो, तब उस कंडीशन पर चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले दो चुंबक के रोलर ले लेते हैं और तदुपरांत जो है उसको एक पट्टे से व्यवस्थित कर लेते हैं और उसके ऊपर बारीक पिसा हुआ अधात्री युक्त जो है अयस्क ये इसी पे गिराते हैं और उसके उपरांत क्या है कि इसी पट्टे पर होता हुआ बारीक पिसा हुआ अयस्क जो है जैसे रोलर के समीप आता है तो जिसके पास चुंबकत्व का गुण होगा वो रोलर के समीप गिरेगा और जिसके पास चुंबकत्व का गुण नहीं होगा वो पट्टे के वेग के कारण रोलर से दूर जाके गिरेगा। ये चुंबकीय पृथक्करण विधि है। एक बार फिर से सुनेगा कि जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों अथवा अयस्क में ही दोनों में से किसी एक के पास चुंबकत्व का गुण होता है तो अयस्क के सांद्रण के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दो रोलर लिया जाता है और एक पट्टे से व्यवस्थित करने के उपरांत अयस्क को बारीक पीस लेते हैं और उसके उपरांत जो है पट्टे को चलायमान कर देते हैं और उस पर बारीक पिसा हुआ अयस्क गिराते हैं। रोलर के समीप जाने पर जिसमें चुंबकत्व का गुण होता है वो रोलर के समीप गिरता है और जिसके पास चुंबकत्व का गुण नहीं होता है वो पट्टे के वेग के कारण दूर जाके गिरता है। इस प्रकार से चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरी विधि आती है फेन प्लवन विधि। यह सेम टू सेम गुरुत्वीय पृथक्करण की उल्टी विधि है, क्योंकि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अशुद्धियां हल्की और अयस्क भारी हो, परंतु इसमें सेम उल्टा है कि जब अयस्क हल्का एवं अशुद्धियां भारी हो तब अयस्क के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है और उसको भी एक रेखा चित्र के ही माध्यम से समझा जाएगा, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, एक बीकर ले लेते हैं जिसमें 1/2 भाग जल ले लेते हैं और फिर इसके बाद इसके अंतर्गत जो है यहां से वायु को इसमें प्रवाहित करने के लिए एक नली लगा देते हैं और फिर इसके बाद इसमें कुछ चीड़ का तेल मिला देते हैं ये जल है और ये जो है चीड़ का तेल है और फिर इसके बाद इसमें बारीक पिसा हुआ अयस्क जो है वो भी डाल देते हैं। पिसा हुआ अयस्क और उसके बाद क्या होता है कि इसमें जब वायु प्रवाहित की जाती है तो इसमें झाग बनने लगती है। लेकिन पहले समझिए, तो चूंकि ये रेखा चित्र है तो बताया जाता है कि अयस्क के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क हल्का एवं अशुद्धियां भारी होती हैं। इसमें सबसे पहले 1/2 भाग जल से भरा हुआ एक बीकर ले लेते हैं और उसके बाद जो है अयस्क को बारीक पीस लेते हैं। फिर इसके उपरांत क्या है, पानी में चीड़ का तेल अथवा एक केमिस्ट रसायन है जिसमें उसका नाम है पोटेशियम एथिल जैंथेट, या तो उसका मतलब कह सकते हैं आप घोल डालेंगे अथवा चीड़ का तेल मिला देंगे। तदुपरांत तो वायु के माध्यम से बारीक पिसा हुआ अयस्क इसी बीकर में डालने के उपरांत वायु के माध्यम से इसमें तेज झोंका प्रवाहित करेंगे जिससे अपने आप झाग बनने लगेगी और अयस्क हल्का होने के कारण झाग में सम्मिलित हो जाएगा, अशुद्धियां भारी होने के कारण बर्तन की पेड़ी पर एकत्रित हो जाएंगी। एक बार फिर से सुनिएगा कि सबसे पहले 1/2 भाग जल का बीकर ले लेते हैं और उसके बाद बारीक पिसा हुआ अयस्क उसमें डाल देते हैं। झाग उत्पन्न करने के लिए चीड़ का तेल अथवा पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाते हैं और उसके पश्चात वायु का तेज झोंका प्रवाहित करते हैं तो अयस्क हल्का होने के कारण झाग में समाहित हो जाता है और अशुद्धियां भारी होने के कारण बर्तन की तली पर स्थित हो जाती है। उसके उपरांत झाग को
छानकर और धूप में सुखाकर सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। ये रही अयस्क के सांद्रण की विधियां। अयस्क के सांद्रण के बाद फिर आपका आता है धातु का निष्कर्षण। अब धातु का निष्कर्षण चूंकि सांद्रित अयस्क हमको प्राप्त हो गया, चाहे वो फेन प्लवन विधि से प्राप्त हुआ हो, चाहे वो चुंबकीय पृथक्करण विधि से प्राप्त हुआ हो, चाहे गुरुत्वीकरण विधि से प्राप्त हुआ हो। अब धातु कर्म का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसका नाम है धातु का निष्कर्षण। धातु के निष्कर्षण के लिए अगर परिभाषा बताया जाता है तो बताया जाता है कि सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त करने की क्रिया ही धातु का निष्कर्षण कहलाती है। बात फिर से सुनेगा, सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त करने की क्रिया धातु का निष्कर्षण कहलाती है, जो कि निम्नलिखित विधियों द्वारा संभव होती है। अब धातु के निष्कर्षण के अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बताया जाता है सबसे पहले भर्जन या निस्तापन, फिर इसके बाद दूसरा अगर ध्यान दीजिएगा तो वो आता है प्रगलन, और अगर तीसरा किसी किसी में आता है बेसेमरीकरण। अगर आप ध्यान देंगे भर्जन में रोस्टिंग और कैल्किनेशन, प्रगलन स्मेल्टिंग, SMELTING और बेसेमराइजेशन। ये आप देखेंगे धातु के निष्कर्षण की तीन विधियां हैं, भर्जन या निस्तापन, ये दोनों में से किसी एक विधि का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद प्रगलन, फिर उसके बाद बेसेमरीकरण। अब बात आती है कि भर्जन क्या है, तो बताया जाता है कि जो भी अब हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो गया है, हमने कहा चाहे वो तीनों विधियों में से किसी भी विधि से प्राप्त हुआ हो। एक चीज ये भी जानेगा कि अयस्क के सांद्रण के लिए कभी जिंदगी में तीनों विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तीनों में से कोई एक, चाहे वो फेन प्लवन विधि से प्रयोग किया गया हो, चाहे वो आप कह सकते हैं आप गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से प्राप्त किया गया हो, या फिर जो है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि से प्राप्त हुआ हो। मिला जुला के तीनों में से कोई एक विधि सांद्रित अयस्क के सांद्रण के लिए की जाएगी, और सांद्रित अयस्क प्राप्त करने के बाद धातु के निष्कर्षण की ये तीनों विधियां प्रयोग में आती हैं। सबसे पहले बताया गया भर्जन या निस्तापन, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा, फिर उसके बाद प्रगलन रहेगा, फिर उसके बाद बेसेमरीकरण क्रिया रहेगी। अब बात करते हैं भर्जन किसे कहते हैं, रोस्टिंग क्या होता है। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले प्राप्त सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में रखकर वायु की उचित मात्रा में उसके जो भी अयस्क रहेगा उसके गलनांक से नीचे ताप तक गर्म कर वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। एक बार फिर से सुनिएगा भर्जन की परिभाषा, कि परावर्तनी भट्टी में रखकर वायु की उचित मात्रा में अयस्क को उसके गलनांक से नीचे ताप तक गर्म करके वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। और सेम परिभाषा इसकी भी है, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन लगती है कि इसमें वायु की उपस्थिति होती है भर्जन में, और इसमें वायु की अनुपस्थिति होती है, यानी कि इसमें निस्तापन में। निस्तापन की परिभाषा आती है कि सांद्रित अयस्क को, हमने कभी नहीं कहा कि भर्जित अयस्क को, क्योंकि अयस्क का सांद्रण होने के पश्चात भर्जन अथवा निस्तापन दोनों में से किसी एक ही विधि का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए फिर से एक बार परिभाषा बनेगी कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में ही रखकर उसके गलनांक से नीचे ताप तक गर्म करके वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। आप एक बार दोनों की अगर थोड़ा सा सिमिलरिटीज देखिएगा, भर्जन और निस्तापन में सांद्रित अयस्क ही लगेगा, दोनों परावर्तनी भट्टी में ही क्रिया संपन्न होगी, और दोनों को ही
उनके गलनांक से, यानी दोनों विधियों में ही उनके यानी अयस्क के गलनांक से नीचे ताप तक गर्म करके और दोनों में ही वाष्पशील अशुद्धियां दूर की जाती हैं। लेकिन अंतर क्या है कि भर्जन में वायु की उपस्थिति होती है और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति होती है। अब भर्जित या निस्तापित अयस्क जो भी है वो हमको प्राप्त हो जाएगा, तो उसके बाद फिर प्रगलन क्रिया चालू हो जाती है। अब बात आती है कि प्रगलन क्रिया क्या है, क्योंकि ये दोनों परावर्तनी भट्टी में संपन्न होती है, लेकिन प्रगलन क्रिया जो होती है वो वात्या भट्टी में संपन्न होती है। अब की इसकी बात जो परिभाषा है, प्रगलन क्रिया किसे कहते हैं? भर्जित या निस्तापित अयस्क में, भर्जित या निस्तापित अयस्क को वायु की उपस्थिति में वात्या भट्टी में रखकर उसके गलनांक से ऊपर ताप तक गर्म करके अवाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। एक बार फिर से सुनिएगा, भर्जित या निस्तापित अयस्क को वात्या भट्टी में रखकर उसके गलनांक से ऊपर ताप तक गर्म कर अवाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। हम आपको बता दें, भर्जन या निस्तापन अथवा प्रगलन में अंतर आता है, तो उसकी बातें यही आती हैं कि इसमें जैसे अगर हम भर्जन को ले लें तो बताया जाता है कि इसमें वात्या भट्टी, प्रगलन क्रिया में वात्या भट्टी का प्रयोग होता है। इसमें आप कह सकते हैं परावर्तनी भट्टी का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे, इसमें अवाष्पशील अशुद्धियों को दूर किया जाता है स्लैग के रूप में, इसमें वाष्पशील अशुद्धियों को दूर किया जाता है वाष्प के ही रूप में। स्लैग मतलब कह सकते हैं आप धातुमल के रूप में, जिसको आप छान कर अलग करते हैं, लेकिन इसमें वाष्पशील अशुद्धियों छानने होने की प्रक्रिया कुछ नहीं है, सीधे भाप बन के उड़ जाती है। ये चीजें हैं। एक चीज और भी है, भर्जन या निस्तापन में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, लेकिन धातु को पिघलाने के लिए अथवा अयस्क को पिघलाने के लिए प्रगलन क्रिया में कुछ अलग अपशिष्ट पदार्थ मिलाया जाता है, जिनको हम लोग गालक कहते हैं। गालक हमारे सन 2017 के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न केमिस्ट्री के लिए आया था, जो कि 4 नंबर में था कि गालक किसे कहते हैं। इंग्लिश में उसको फ्लक्स कहते हैं, गालक या FLUX, जिसमें हम आपको बता दें गालक किसे कहते हैं। तो प्रगलन क्रिया को संचालित करने के लिए अथवा आप कह सकते हैं आप भर्जित क्रिया से प्राप्त अयस्क को पिघलाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ गालक कहलाता है। गालक 2 प्रकार का होता है, एक अम्लीय गालक होता है, एक क्षारीय गालक होता है। अब बात करेंगे कि अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। बताया जाता है कि यदि अयस्क में मिली हुई अशुद्धियां, सुनिएगा कि यदि अयस्क में मिली हुई अशुद्धियां क्षारीय होती हैं तो उनमें मिलाया जाने वाला गालक अम्लीय होता है, जिससे दोनों उदासीन होकर और स्लैग के रूप में हमेशा ऊपर आ जाते हैं। तो अम्लीय गालक के रूप में SiO2 है, जिसको सिलिका या फिर रेत भी कहा जाता है। और क्षारीय गालक की जो परिभाषा है, बताया यदि अयस्क में मिली हुई अशुद्धियां अम्लीय होती हैं तो उनमें मिलाया जाने वाला या फिर उनमें प्रयुक्त किया जाने वाला गालक क्षारीय होता है, जैसे CaO कली चूना है अथवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है, ये दोनों क्षारीय गालक होते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, गालक किसे कहते हैं? तो प्रगलन क्रिया को संचालित करने के लिए और अयस्क में या फिर कह सकते हैं आप भर्जित अथवा निस्तापित अयस्क को पिघलाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ गालक कहलाता है। गालक 2 प्रकार का होता है, अम्लीय गालक होता है, क्षारीय गालक होता है। तो अम्लीय गालक किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा ये है, यदि अयस्क में प्राप्त अशुद्धियां क्षारीय होती हैं तो उनमें मिलाया जाने वाला गालक अम्लीय होता है, जिसे SiO2 जैसे में उदाहरण में है, इसको सिलिका भी कहते हैं। और क्षारीय गालक क्या होता है? तो उसमें बताया जाता है कि जब अयस्क में मिलाई जाने वाली अशुद्धियां अम्लीय होती हैं तो उनमें प्रयुक्त किया जाने वाला गालक अम्लीय गालक कहलाता है। उसमें कली चूना है, बुझा चूना है, जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड अथवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये दोनों अलग अलग यौगिक हैं। फिर इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रगलन क्रिया के उपरांत। तो प्रगलन क्रिया की जो परिभाषा है एक बार फिर सुन लीजिएगा कि भर्जित अथवा निस्तापित अयस्क को
वायु की उपस्थिति में वात्या भट्टी में रखकर उसके गलनांक से ऊपर ताप तक गर्म करके अवाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया जो है प्रज्वलन कहलाती है। अब इसके बाद प्रज्वलन क्रिया के उपरांत किसी किसी धातु के निष्कर्षण की विधि में प्रज्वलन क्रिया के उपरांत किसी किसी धातु के निष्कर्षण की विधि में धातुएं अपने आप अलग हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिसमें बेसेमरीकरण की भी क्रिया अपनाई जाती है। जैसे कॉपर है, कॉपर के निष्कर्षण के लिए बेसेमरीकरण करना नितांत आवश्यक है। इसमें क्या होता है, कभी आपने छत लादने वाली मशीन को देखा होगा जो अपनी निश्चित दूरी पर निरंतर घूमती रहती है, वैसे इसमें भी जो भी हमें प्रज्वलित अयस्क प्राप्त होता है उसको कह सकते हैं आप उसी प्रकार के एक संयंत्र में रखा जाता है जिसमें CaO का अस्त्र लगा रहता है और गर्म करके रखने के बाद उसको तेजी से घुमाया जाता है। घुमाने के उपरांत पुनः उसे किसी पात्र में उड़ेल दिया जाता है और तदुपरांत उसको अपने आप स्वतः है उसमें से कुछ जो भी अशुद्धियां रहती हैं वो बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती हैं और उसके उपरांत अपने आप हमें जो है धातु जो है लगभग 98% तक शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाती है। हाँ, तो निष्कर्ष धातु के निष्कर्षण के उपरांत धातु कर्म की तीसरी प्रक्रिया आती है धातु का शोधन। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये देखिए धातु कर्म की तीसरी प्रक्रिया धातु का शोधन है जिसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल यानी इसके लिए भी दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से पहली विधि है पोलिंग विधि, पोलिंग, और दूसरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, दूसरा है विद्युत अपघटनी विधि। अब नए वाले सिलेबस में शायद पोलिंग विधि है भी नहीं, विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलिसिस विधि, जिसमें आपको एक चीज जानना है, क्योंकि अयस्क का सांद्रण हो गया, धातु का निष्कर्षण हो गया, अब उसके बाद धातु का शोधन करना। क्योंकि हमें 98% तक या फिर कह सकते हैं 98 से 99% तक शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है प्रगलन अथवा बेसेमरीकरण क्रिया के पश्चात। अब हमें अगर और शुद्धतम रूप में धातु प्राप्त करनी है तो उसके लिए धातु के शोधन की विधियां हैं, जिसमें अगर परिभाषा कहेंगे तो निष्कर्षित धातु को शुद्धतम रूप में प्राप्त करने की क्रिया धातु का शोधन कहलाती है, जो कि निम्नलिखित तीन विधियों द्वारा संपन्न होती है, जिसमें पोलिंग विधि है और विद्युत अपघटनी विधि है। पोलिंग विधि क्या होती है, बताया जाता है कि सबसे पहले जो भी निष्कर्षित धातु प्राप्त होती है उसको किसी कड़ाहे में लेकर बहुत अत्यधिक ताप तक गर्म किया जाता है और गर्म धातु पिघल जाती है। पिघलने के उपरांत उसको हरे बांस के डंडे से चला दिया जाता है ताकि अगर सल्फर और सैनिक या फिर इस प्रकार की जो भी अशुद्धियां होती हैं वो नमी की, चूंकि हरे डंडे से इसलिए चलाया जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी और जिसकी वजह से क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्सेनिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी चीजें रहेंगी या फिर जो भी अशुद्धियां रहेंगी वो अपने ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होकर और उसके बाद कह सकते हैं आप धातु से अलग हो जाती हैं और उसके उपरांत लगभग 99.95% तक शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है पोलिंग विधि से। लेकिन अगर हमें और भी ज्यादा अगर शुद्धतम रूप में प्राप्त करनी है धातु तो उसके लिए हम लोग विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भी हमें धातु प्राप्त करनी है या फिर जिसका हमने ये निष्कर्षण किया है उसका एक सल्फाइड विलयन बना लेते हैं। उसको थोड़ा सा एक सिस्टम देख लीजिएगा, चित्रालेख के माध्यम से समझाया जाएगा, जिसमें आपको विद्युत अपघटनी विधि के लिए प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, यहां पर विलयन है और यहां पर ये धातु शुद्धतम रूप में प्राप्त हो रही है, ये एनोड पंख है। फिर इसके बाद जो है ये हमने कहा है कि ये एनोड है, ये कैथोड है और ये एनोड पंख, ये धात्विक विलयन
धातु का कार्बोनेट विलयन या फिर सल्फेट विलयन भी हो सकता है। तो बताया गया कि जिससे जो भी धातु हमें प्राप्त हुई है निष्कर्षण क्रिया के उपरांत, यदि हमको उसको बहुत ही शुद्धतम रूप में प्राप्त करना है तो उसके लिए हम लोग क्या है, विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जिस भी धातु का हमको शोधन करना रहता है उसका कार्बोनेट अथवा सल्फेट विलयन बना लेते हैं, और उस विलयन में एक उसी धातु की एक शुद्ध छड़ जिसको कैथोड कहते हैं और उसी धातु की एक अशुद्ध छड़ जिसको एनोड कहते हैं, दोनों को लगाकर दोनों को वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया जाता है, वैद्युत से संयोजित कर दिया जाता है। और जैसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में उपस्थित जो धातु की मात्रा रहती है वो कैथोड पे जाके जमा होने लगती है, और जो अशुद्धियों की मात्रा होती है वो एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है एनोड पंख के रूप में। और उसके उपरांत जब यह क्रिया समाप्त हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी को हटाकर उसके उपरांत जो है कैथोड को विलयन में से निकालकर उससे जमे धातु को खुरच कर धूप में सुखाकर उसको शुद्धतम रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। लगभग 99.98% से लेकर 99.99% तक शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार धातु कर्म का अध्याय जो है आपके समक्ष समाप्त हो